क्लास 12 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये है क्या रासायनिक बल गतिकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत पहली चीज आती है अभिक्रिया की दर, उसका मापन तथा उस पर विभिन्न कार्यों का प्रभाव। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है? फिर अभिक्रिया की दर क्या है? इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ है या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया की दर का अगर फॉर्मूला टाइप में बनाया जाए क्या बन जाएगा? क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा गया समय क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की दर कहलाएगा। जो क्रियाकारी पदार्थ अथवा उत्पाद के सांद्रण को प्रायः किसमें लेते हैं? मोल प्रति लीटर तथा सेकंड, समय को सेकंड या मिनट में व्यक्त करते हैं। तो इसकी यहाँ से इकाई क्या बन गई? ये इसकी इकाई बन गई। तो ऐसे ही किसी अभिक्रिया में यदि क्रियाकारी पदार्थ का उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या आ जाएगी? एटम में आ जाएगी। एटीएम सेकंड इनवर्स आ जाएगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के बल गति के अध्ययन में प्रायः दो प्रकार की अभिक्रियाओं दर की बात करते हैं। हम कितने प्रकार की करते हैं? दो प्रकार की बात करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? औसत वेग आता है पहली चीज, और दूसरी चीज क्या आती है? तात्क्षणिक वेग आता है। तो अब पहले बात करते हैं हम औसत दर की बात करते हैं। अगली आती है औसत दर। तो औसत दर क्या है? किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में किसी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी, अभी समझते हैं। क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को इस परिवर्तन में लगे समय अंतराल से भाग करके औसत अभिक्रिया दर हो जाता है। और औसत अभिक्रिया दर को हम कैसे निकाल सकते हैं? क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को इस परिवर्तन में लगे समय अंतराल से भाग देंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? औसत दर निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या है? कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या होगी? ए था, यहाँ ये अभिकारक ए था, उत्पाद में बी बना हमारे पास। तो ये सामान्य अभिक्रिया लेते हैं जैसे। तो इसके लिए वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम वेग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए के सांद्रण में कमी के रूप में कैसे दिखाएंगे? अगर ए के सांद्रण की बात कर रहा हूँ मैं, तो ए के सांद्रण के उसमें कैसे दिखाएंगे? यहाँ अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगी? यहाँ से ए के सांद्रण में परिवर्तन, जो ए है इसके सांद्रण में परिवर्तन अर्थात मतलब कमी, और परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में जो क्रियाकारी पदार्थ हैं या उत्पाद जो है उनके सांद्रण को हम कैसे लिखते हैं? बड़े कोष्टक में लिखते हैं। उसे हम किसमें लिखते हैं? बड़े कोष्टक में लिखते हैं। और बड़े कोष्टक में निरूपित करते हैं। माना टी1 समय में ए का सांद्रण, टी1 समय में, अब आपको समय ले रहे हैं, टी1 समय में कितना हो रहा? टी1 समय में ए का सांद्रण कितना हो रहा? ए हो जा रहा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए1 है ना, तो इसे बड़े कोष्टक में रखेंगे। और टी2 समय में कितना हो रहा? कहा मैंने, टी2 समय में हो रहा ए2 हो रहा, तो इसे भी बड़े कोष्टक में रखेंगे। अब इसके बाद ए के मोलर सांद्रण में कमी कितनी आई? ए के मोलर सांद्रण में कमी कितनी आई? अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा ए2 माइनस ए1 हो जाएगा। अर्थात क्या मिल गया हमें? डेल ए मिल गया। डेल ए तो कमी भी दोनों के सांद्रण में, ए जो दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर से परिवर्तन में लगा समय क्या हो जाएगा? परिवर्तन में लगा समय क्या है? टी2 और टी1 है। तो परिवर्तन में लगा समय कैसे निकलेगा? टी2 में से हम टी1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास समय क्या आ जाएगा? समय डेल टी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो अब इन्हें औसत, यहाँ से औसत अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा हमारे पास? औसत अभिक्रिया दर को कैसे दिखाएंगे? डेल ए ब्रैकेट के अंदर आएगा और अपॉन में डेल टी आएगा। लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में। अभी माइनस में क्यों आएगा? जब हम दो राशियों के परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए डेल का यूज करते हैं, डेल का यूज क्यों करते हैं? हम दो राशियों के परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस प्रकरण में डेल ए का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक? क्योंकि इस समय परिवर्तन के साथ ए का सांद्रण कम हो रहा है। जो परिवर्तन होगा उसके साथ ए का सांद्रण कम भी तो हो रहा है, तभी आपको माइनस आया। क्योंकि अभिक्रिया की दर सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक के रूप में व्यक्त होती है अभिक्रिया की दर। और अतः वेग के मान को धनात्मक करने के लिए क्या कर देते हैं? डेल ए के मान से पहले ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर तो इस अभिक्रिया की औसत दर क्या होगी? डेल ए अपॉन डेल टी हो जाएगी, लेकिन साइन का आएगा? माइनस का आएगा। ऐसे अगर हम बी के, अभी हमने ए की बात की थी, अगर हम ऐसे ही बी की बात करते हैं, बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पर समय वही रहेगा, समय टी1 और टी2 रहेगा यहाँ भी। और टी1 में क्या होगा? बी वन होगा, और टी2 में क्या होगा? बी2 हो जाएगा।
तो यहाँ से डेल टी क्या निकल जाएगा इसके हिसाब से हमारा, डेल बी अपॉन डेल टी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर को माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी के सांद्रण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये यहाँ यहाँ से घटी तभी तो यहाँ बढ़ी, तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। इधर साइड कमी हो रही है, इधर बढ़ रहा है। जहाँ बढ़ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तो यहाँ से अभिक्रिया की दर क्या आ जाएगी, डेल बी अपॉन डेल टी आ जाएगी। किसके लिए, बी के लिए। इसके बाद अगली चीज आती है अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो ये क्या होती है, किसी निश्चित क्षण में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, किसी निश्चित क्षण में कह रहा है अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जो परिवर्तन की दर है उसे क्या कहते हैं हमने, तात्क्षणिक तात्क्षणिक दर बोल दिया। अब तात्क्षणिक दर के निर्धारण के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हम क्या लेते हैं, डेल टी लेते हैं। डेल टी क्या है यहाँ पर को, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा है। डेल टी ले लिया, समय अंतराल हमने डेल टी ले लिया, समय अंतराल लिख लेते हैं। अगर हमने समय अंतराल डेल टी ले लिया, ये क्या है, बहुत छोटा है, जिसके समय अंतराल में होने वाले दर परिवर्तन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। इस ये क्या है, डेल टी है ना। तकनीकी रूप से तात्क्षणिक दर के निर्धारण में डेल टी का मान अनंत सूक्ष्म, डेल टी का मान बहुत छोटा होना चाहिए। गणित में इस मान को डेल के स्थान पर कैसे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। और ऐसे ही अगर हमारे पास अभिक्रिया क्या है, यहाँ को ऊपर वाली लेते हैं ए से, बी ए रिएक्शन ले ली हमने, तो इसे हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं। तो तात्क्षणिक जब दर है, तात्क्षणिक दर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर से, औसत दर। तात्क्षणिक दर बराबर औसत दर, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, तात्क्षणिक दर बराबर औसत दर, और यहाँ पर डेल टी टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक दर बराबर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर से, ये मिल जाएगा डेल ए ब्रैकेट के अंदर आएगा। अभी हमने निकाल दिया औसत दर, ऊपर माइनस में आई थी ए के लिए, तो अपॉन में डेल टी आ गया। और ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, डेल टी इक्वल टू जीरो आ गया आपको। तो इसके बाद इसके सामने क्या आएगा, बी वाले के लिए क्या आएगा, ये तो ए के लिए था, अब बी के लिए क्या आया था हमारे पास, बी के लिए आया था माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी, और यहाँ भी वही रहा, डेल टी टेंस टू जीरो आ गया। अब तात्क्षणिक दर क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर से, हमारे पास तात्क्षणिक दर, ये प्लस का होगा, तो तात्क्षणिक दर क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर से, तात्क्षणिक दर बराबर हो जाएगा यहाँ से डी ए अपॉन डी टी, और इधर क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी। लेकिन माइनस वाला कौन सा रहेगा, पहला वाला माइनस का था, तो ये भी यहाँ भी माइनस का रहा। जहाँ डी ए और डी बी जहाँ डी ए और डी बी तो ए और बी की मोलर सांद्रताओं के अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निश्चित अपरिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया यहाँ पर लिख लेते हैं, H2 प्लस आई क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। तो इसके लिए अगर आप तात्क्षणिक दर निकालने को आता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तात्क्षणिक दर निकालिए करके एक रिएक्शन दी होती है, यहाँ पर रिएक्शन दी है H2 प्लस आई इक्वल टू 2HI दी है। तो इसके लिए तात्क्षणिक दर क्या हो जाएगी, इधर वाले के लिए, इधर साइड के लिए क्या हो जाएगी, डी ब्रैकेट के अंदर H2 अपॉन डी टी हो जाएगी। ये किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। और साथ ही आई के लिए क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, और लेकिन ये भी माइनस में रहेगा बराबर करके। और ऐसे इधर साइड क्या आ जाएगा तीसरे नंबर में, ये आगे से दो है ना, तो ये कहाँ जाता है, बट्टे में आ जाता है, तो 1/2 डी एच आई अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अभी कैसे आया, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये उत्पाद में है, उत्पाद में माइनस नहीं आता है। ऐसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, अब ऊपर से दिया होगा, निम्न अभिक्रियाओं के लिए सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के पदों में औसत तथा तात्क्षणिक दर को व्यक्त कीजिए। इसके लिए हमने क्या क्या निकालना है, एक तो औसत दर निकालनी है और तात्क्षणिक दर निकालनी है। तो औसत दर के लिए क्या हो जाएगा, पहले रिएक्शन लिख लेंगे हम। तो औसत दर बराबर क्या होता है, ये आगे से जो होता है कहाँ चले जाता है, बट्टे में चले जाता है, 1/2 यहाँ क्या रहेगा, डेल NO बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा अपॉन डेल टी आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन क्या रही, ये माइनस में रहेगा क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता घटती है। तो बराबर करके लिखेंगे, बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, Br2 अपॉन डी टी, इसके आगे से भी डेल आएगा, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और ये भी तो अभिकारक में है, तो इसके आगे से ही माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही बराबर करके क्या आ जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2, इधर साइड क्या है, 2 है ना, 1/2 आ गया। तो ये अंदर क्या रहा, NOBR रहा, NOBR अपॉन क्या रहा,
डेल टी रहा, तो यहाँ पर को भी डेल रहेगा, तो इसे हम किस में रखेंगे, बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसके लिए क्या हो गया, औसत दर ये होगी, ये क्या आई, औसत दर आ गई। ऐसे ही अगर हम तात्क्षणिक दर निकालें तो तात्क्षणिक दर के लिए क्या होता है, उसके लिए भी यही होता है। उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर को सेम रहेगा, 1/2 रहेगा, और डी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, तात्क्षणिक के लिए आ जाता है, यहाँ तो डेल लगाते हैं, यहाँ क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, डी एन ओ अपॉन डी टी हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस का है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी आर टू अपॉन डी टी हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, हाफ डी एन ओ बी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। समझ में आया। तो हमें जहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल दिए होंगे तो आपको औसत दर के लिए क्या करना है, डेल लगाना है, और जहाँ आपको औसत दर की जगह हमें क्या दिया होगा, तात्क्षणिक दर निकालना, आपको क्या डी यूज करेंगे, डी दोनों है, तो मतलब ये मेरी मैथमेटिक यूज हो रहा है। इसके बाद अगली चीज की बात करते हैं, वेग नियम इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आई को और चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वेग नियम के पहले बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये वो गणितीय व्यंजक है जो अभिकारकों के मूलर साधारण पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिकता को निर्भर करता है। क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। तो डेफिनेशन अभी से समझते हैं क्या, इस नियम में अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की मूलर सांद्रता के गुणनफल के पदों में व्यक्त किया जाता है। साधारण पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग की वास्तविकता निर्भरता व्यक्त करने वाले प्रत्येक मान के संदर्भ में प्रतिघात के रूप में निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर लेते हैं N2O5 का विघटन, इसका विघटन क्या होगा, 2 लगाना पड़ेगा आगे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4NO2 हो जाएगा, प्लस O2, एक गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो देखा क्या जाएगा यहाँ पर से, इस अभिक्रिया में दर क्या होगी, दर N2O5, जो दर है N2O5 की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। अभी जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से क्या बन रही है, यह देखा जाएगा कि इस अभिक्रिया की दर N2O5 की मोलर सांद्रता की समानुपाती होती है। अतः वेग नियम से क्या हो जाएगा, वेग नियम की डेफिनेशन तो सब बताई थी, ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दर, रेट एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, के N2O5 हो जाएगा। अब ये शर्त वही रहेगी, ये इसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो जो प्रायोगिक परीक्षण है, इससे हमें क्या मिल रहा है, N2O5, जो N2O5 है, N2O5 के सांद्रण को 2 गुना करने पर इसकी अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। अब ऐसे ही एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हम एक सामान्य अभिक्रिया हम ले लेते हैं AA प्लस BB, यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें किसकी दर, प्रोडक्ट्स की दर ए के सांद्रण की घात पी, ए के सांद्रण की घात पी तथा बी के सांद्रण की घात क्यू को, ए के सांद्रण की घात को हम पी से और बी के सांद्रण को हम किस दिखाएंगे, क्यू से दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट बराबर की दर क्या हो जाएगी, यहाँ से वेग नियम से हो रही है, तो दर बराबर क्या हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगा के, ए की पावर क्या कहा, पी हो जाएगी, प्लस प्लस दूसरी चीज क्या थी, नहीं सॉरी प्लस नहीं, आपको ऐसे ही, और यहाँ पर बी की घात क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। तो दर यहाँ से क्या निकली, के, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू निकल गई। तो जो समीकरण है प्रयुक्त होने वाली घातें पी और क्यू हैं, ये क्या है, पी और क्यू के मान संतुलित समीकरण में प्रयुक्त स्टाइक्रोमेट्री नियतांकों के मान ए और बी के समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 2NO प्लस 2H2, क्या मिल जा रहा है, N2 प्लस 2H2 मिल रहा है। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, इसके लिए रेट हो जाएगा के क्या है, आपको के तो पता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO कितना है आगे से, तो यहाँ 2, ये वेग नियम से वहां पर को पीछे हमने जहाँ पढ़ा वहां पर 1/2 में जा रहा था आगे, लेकिन ये वेग नियम से क्या हो रहा, पावर में जा रहा, ऊपर जा रहा। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 के लिए H2 आ गया यहाँ पर को, ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही जो H2 प्लस I2 है, जैसे H2 अगर यहाँ पर H2 प्लस I2 होता तो उसके लिए रेट क्या हो जाता है, यहाँ पर से उसके लिए रेट हो जाता कि यहाँ पर H2 आया था और पीछे I2 आया था। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस हिसाब से वेग नियम की व्याख्या करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तथा वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रणों की घातों के योग की अभिक्रिया कहलाती है, कुल कोटि कहलाती है। कोटि क्या थी,
कोटि थी किसी भी अभिकारक में के वेग नियम में निहित, कहा क्या यूज हो रहा है इसमें, वेग नियम यूज हो रहा है, वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और कुल कोटि किसे कहते हैं, वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रण की घातों का योग क्या कहलाता है, कुल कोटि कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, सामान्य अभिक्रिया ए प्लस बी बी प्लस सी सी इक्वल टू क्या बना, प्रोडक्ट्स बन रहा है यहाँ पर। इसके प्रायोगिक रूप से वेग नियम को कैसे समझा सकता है, कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्या है यहाँ पर को, के पीछे पढ़ा था, के क्या था, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहा जाता है, इसे विशिष्ट वेग अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो अब क्या आ गया यहाँ पर को, और क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, ए इसकी पावर क्या थी, पी कहा था, प्लस प्लस नहीं सॉरी ऐसे ही बी की पावर क्या आ जाएगी, क्यू, और ऐसे सी की पावर आर आ जाएगी। तो इस वेग नियम में पी अभिकारक ए, जो पी है अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को दिखा रहा है, और ऐसे ही जो क्यू है वो क्या दिखा रहा है, बी की कोटि दिखा रहा है, और जो आर है वो किसकी कोटि दिखा रहा है, सी की कोटि व्यक्त कर रहा है। तो कुल अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, कुल कोटि क्या हो जाएगी यहाँ पर से, कुल कोटि बराबर हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर यहाँ पर नंबर होंगे तो हम उनके नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, 2NO प्लस O2, 2NO2 बन गया। तो इसके लिए अगर हम रेट निकालेंगे, रेट किसके हिसाब से निकालेंगे, वेग नियम के हिसाब से, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, के NO पावर 2 होगी, और यहाँ पर को O2 यहाँ भी 1 होगी, दर तो यह आ गई। अब कुल कोटि कहेंगे तो कुल कोटि क्या आ जाएगी, यहाँ से कुल कोटि क्या करती है, इनको जोड़ देंगे, 2 + 1, कुल कोटि कितनी आ गई, 3 आ गई। कैसे निकाली, जो इनकी घातें हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, कुल कोटि आता है। तो इसके हिसाब से क्या आ रहा, 3 आ रहा ना, 3 आ रहा, तो कौन सी कोटि की है, तृतीय कोटि की है। तो अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की होती हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब किसी अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होता है, कोटि का मान 1 मतलब उनकी घातों को हम जब जोड़ रहे हैं, तो अगर 1 आ रहा है तो क्या है, प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर कोटि का मान 2 आ रहा है, जब हम पावर को जोड़ रहे हैं 2 आ रहा है, तो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इस तरह कोटि का मान 3 होने पर वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई ए है, तो एक अभिकारक है ए, वो प्रोडक्ट बन जा रहा, तो इसके लिए रेट क्या होगा, के ए की पावर 1 तो होगा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, के ए लिखेंगे। अब के ए लिखेंगे तो इसके लिए अगर हम कोटि देखेंगे तो कितनी हो रही है कोटि इसकी, 1 हो रही है। तो कोटि 1 हो रही है तो क्या हो जाएगा ये, मतलब कि पावर 1 आ रही है ना, पावर 1 आ रही तो क्या है, 1 आ रहा, 1 किस 1 होता है तो क्या आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की बात करते हैं, ऐसे ही आपको देख लेते हैं, अभिकारक में 2 है, प्रोडक्ट बन रहा, तो रेट क्या हो जाएगा, के ए की पावर 2 हो जाएगा, 2 है तो पावर 2 आ रही तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 3 ले लेंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तृतीय कोटि की बन जाएगी। तृतीय कोटि में 2A प्लस बी, अगर 2A प्लस बी करके बन रहा कोई चीज़ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस बी भी आ जाएगा। तो इनकी कोटि को जोड़ेंगे तो 2 धन 1 कितना हो गया, 3, तो क्या होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अगली चीज आती है इसमें शून्य कोटि। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसकी बात करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनके वेग अभिकारकों की सांद्रणों पर निर्भर नहीं करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग समीकरण क्या होगी, माना एक समीकरण लिख लेते हैं जो शून्य कोटि की है, ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये एक समीकरण है, इसकी कोटि क्या है, एक 0 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है कोई। तो माना ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, A0 है, मतलब क्या होगा, यदि समय अगर 0 है तो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A0 है। अब t समय के पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, t समय के पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी, इसे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, t समय के पश्चात क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। और अभिक्रिया की कोटि अगर शून्य है, हमें पता है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, तो यहाँ से t समय में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग t समय में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का रहेगा, माइनस ही क्यों रहा, ये पता है अभिकारक में है क्योंकि। और अभिकारक ए के सांद्रण की घात शून्य के समानुपाती होगी, अभिकारक ए के सांद्रण की घात शून्य के समानुपाती होगी। अब तो इस समानुपाती होगी कहे तो हम इसे लिख कह सकते हैं dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू A0। तो इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर क्या आता है, के आता है, A
अब यहाँ पर क्या इधर साइड क्या आया, इधर साइड डी ए अपॉन डी टी आया, लेकिन माइनस का आया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हम के बोल सकते हैं, इधर जीरो है, तो इसे हम इक्वेशन एक मान लेते हैं। यहाँ पर के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जो के है ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और जो हमारे पास समीकरण बनी है, इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू के डी टी माइनस यहाँ पर को रहा। अब इसके बाद इस समीकरण का हम समाकलन कर देते हैं, इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर को समाकलन करने में मिलेगा हमें माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, टी यहाँ पर आ गया है, और प्लस आई हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास एक समीकरण ये होगी, एक समीकरण ये होगी। ये आई क्या है, यहाँ पर को समाकलन स्थिरांक है, जो आई यहाँ पर को समाकलन का स्थिरांक है। अब अगर टी बराबर जीरो, समय अगर जीरो है, तो ए बराबर क्या था, ए जीरो था, या ए नॉट बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका मान अगर हम समीकरण किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आई बराबर माइनस ए जीरो मिल जाएगा। अब हमें ये मिल गया। इसके बाद आई का मान जो है, आई का मान जो है उसे हम यहाँ रख देते हैं, आई के मान को यहाँ रख देते हैं दोबारा। तो यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए के टी प्लस कितना मिल जाएगा, ब्रैकेट में माइनस ऑफ ये मिल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, ए जीरो माइनस एरिया, इधर उधर इधर उधर कर दिया है ना, तो हमें ये मिल गया यहाँ से। अब इसके बाद के इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर से के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, और यहाँ पर क्या बच गया, ए जीरो माइनस ए बच गया। इसे हमने इधर उधर कर दिया ना, टी यहाँ चले जाएगा बट्टे में, तो ये मिल गया हमें। तो जो ये समीकरण मिली हमें, कौन सी समीकरण है, तीसरी समीकरण, जो हमें तीसरी समीकरण मिली, ये समीकरण तीसरी शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम को व्यक्त करती है। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण जो हमने पहले पढ़े थे उसके हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम बोलते हैं इसे। अब बात करते हैं अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जितने समय में कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, वो टाइम जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई मिली थी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी हो गया। तो टी अगर समय क्या है, हाफ हो जा रहा है, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो इसे इन्हें अगर रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए की वैल्यू ये रख दी, और ये तो ये यहाँ पर वैल्यू रही। तो इसे पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, टी बाई 2 है ना टाइम। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 ए नॉट माइनस ए मिल जाएगा। इन्हें ब्रैकेट के अंदर क्यों रखते हैं बताया था पहले। यहाँ पर क्या रहेगा, 2t/2 रहेगा। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2t/2 हो जाएगा ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाता है अर्धायुकाल, 2t/2 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, तो क्या होता है बराबर ए नॉट अपॉन के होता है। अर्धायु शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, अर्धायुकाल इससे शो करता है। तो कहीं पर न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर अर्धायुकाल निकालना होगा, तो वहां पर कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, तो माना एक कोई अभिक्रिया लिख लेते हैं हम, अभिक्रिया हम कोई सी भी लिख ली अभी यहाँ पर, कोई ये पुरानी वाली लिख लेते हैं, ये एक हमने समीकरण लिख ली। तो इसमें माना कि ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, यहाँ पर को ए जीरो है, ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, ए जीरो है। कब है ए जीरो, ये टी जीरो टाइम में होगा, और टी समय अंतराल के पश्चात क्या हो जाएगा, ये सांद्रण यहाँ भी ए हो जाएगा, टी समय पश्चात हो जाएगा ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के कारण टी समय पर अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी समय में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा यहाँ पर को हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। तो अभिकारक ए के सांद्रण के समानुपाती होगा, जो अभिकारक होगा ए के सांद्रण के समानुपाती होगा, और मतलब कहने का क्या है, अभिक्रिया का वेग ए के समानुपाती होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जो डी ए अपॉन डी टी है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके होगा।
तो इसे हमने ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसे प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आता है, के आता है, बताया था ये पीछे, के क्या है ये बताया था। तो यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब यहाँ पर के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो अब इस अभिक्रिया को हम कैसे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे यहाँ भेज देते हैं, इसे यहाँ भेज देते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन में क्या आएगा, ए आ गया, बराबर क्या हो सकता है, के डी टी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। इस समीकरण का अब हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इस समीकरण का हम समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऐसा मिल जाएगा ना, इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी टी हो गया, सॉरी ए हो गया, और इधर साइड क्या रहा, सामने क्या रहा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा, के क्या है यहाँ पर स्थिरांक है, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अंदर आ गया। तो इसका तो यहाँ पर से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर से हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ लॉग ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन पड़ा है ए, और सामने क्या आ जाएगा, के टी प्लस आई आ जाएगा। अब इसे एक समीकरण मान लेते हैं दूसरी। तो अब यहाँ पर को आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है, हर जगह ये तीनों प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण और शून्य के लिए और द्वितीय के लिए जहां भी यूज होगा वहां पर क्या है, आई क्या आएगा, समाकलन स्थिरांक आएगा। इसका मान क्या है, प्रारंभिक सांद्रण की सहायता से निकाल सकते हैं हम। प्रारंभ में यदि ए का सांद्रण क्या है, ए जीरो है। अब ए का सांद्रण क्या है, ए जीरो है ना प्रारंभ में। तो यहाँ पर से टी अगर टी समय अगर जीरो है, टी बराबर जीरो है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा। समीकरण 4.16 में इन मानों को रखने पर, इन मानों को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखने में क्या होगा, समीकरण 2 में रख रहे हैं मानों को, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर से, माइनस ऑफ लॉग ई ए जीरो इज इक्वल टू के इंटू जीरो है ना, प्लस आई हो गया यहाँ पर को। अब इसके बाद यहाँ पर बता दो, इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आई बराबर भी तो लिख सकते हैं। आई बराबर क्या हो सकता है, माइनस ऑफ लॉग ई ए जीरो हो सकता है। अब आई का मान, जो अभी आई का मान है, इसे हम दोबारा अगर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसे अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लॉग ई ए इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ऑफ लॉग ई ए जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या, यहाँ पर से अगर देखें लॉग वालों को साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, लॉग ई ए अपॉन ए जीरो माइनस के टी। इससे कौन सा समीकरण मान लेते हैं, दो ऊपर से तीसरी समीकरण हमने ये मान ली, यहाँ तक आया होगा समझ में। अब समीकरण तीसरी हमने क्या मानी, लॉग ई, ये क्या है हमारा के टी आना है आपको, लॉग ई ए माइनस लॉग ये वाली आई है, ये क्या थी, के टी थी ना, इसे मान लेते हैं, इसे मान ले, एक ही बात है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप का तो आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसकी फॉर्मूला लगाया यहाँ आपको। तो ये सब हमने समीकरण 3 मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक चीज देखेंगे, लॉग है यहाँ पर को, अगर इसे इधर ले जा लूँ, मैं इधर ले जा लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ए अपॉन ए जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये समीकरण आई ना, इस समीकरण से क्या क्या दिख रहा है हमें, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या हो रहा, एक प्रक्रम हो रहा है। इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम, के से व्यक्त कर सकते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रक्रम बोलते हैं। तो इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/t लॉग ई ए अपॉन ए नॉट से कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से एक्सपोनेंशियल प्रक्रम है, तो हम इसे या तो ये लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, हम इसे के इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1/t लॉग ई की पावर ऊपर ए जीरो अपॉन ए लिख सकते हैं। इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, इसे हमने कौन से समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10, इसे 10 के बेस में कर दिया, लॉग 10 में बदला तो 2.2 ये चेंज बना, यहाँ पर भी आया
तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया A0 अपॉन ए आ गया। तो ये जो मिला है क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये क्या है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उसके लिए वेग समीकरण है। तो ये प्रथम कोटि की वो होगी, ये कहाँ से आया, ये लॉग ई था ना, ये 10 बेस पे लाए तो ये आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं अब अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल टी इज इक्वल टू क्या होता है, T/2 तो हो गया अर्धायुकाल के लिए, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये इस इक्वेशन से 2.303 अपॉन टी लॉग R0 सॉरी A0 अपॉन A0/2 मिला ये। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसे अगर सॉल्व कर देते तो हमें यहाँ से मिल जाता है k इज इक्वल टू 4.606 अपॉन टी। इसे सॉल्व करना है बस, ये R अपॉन डी ऊपर जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पर T/2 है, ये भी ऊपर जाएगा, तो इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर से हमें मिला log 2 मिलेगा, यहाँ को ये ऊपर चले जाएगा ना, log 2 मिल गया। तो इसे सॉल्व करना है हमने, इतने को तो हमने सॉल्व करा, T/2 था ना, इसे ऊपर चले जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी सॉल्व होगा, सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। अब इसके बाद log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.606 अपॉन टी, और साइड में क्या रहा, ये इतना मल्टीप्लाई में रहा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू क्या मिला हमें, इसे सॉल्व करना है यहाँ पर 1.386 अपॉन टी मिला। तो अब k को यहाँ t को यहाँ ले आते तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.386 अपॉन k मिल जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमने अर्धायुकाल निकालना है ना, अर्धायुकाल मतलब T/2 हुआ, T/2 हुआ, तो T/2 बराबर क्या होता है, T/2 करेंगे, अगर यहाँ पर T/2 करेंगे तो यहाँ भी बाई 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान आता है 0.693 अपॉन के। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। तो ये भी एग्जाम में बारह पूछा था, कोई न्यूमेरिकल आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालना, तो वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आर्यनीय समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया की ताप पर परिमाणात्मकता निर्भरता की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, स्वांते आर्यनियस ने की थी, स्वांते आर्यनियस ने की थी। सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा के आधार पर आर्यनियस ने एक सरल समीकरण प्रतिपादित की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्यनियस समीकरण बोलते हैं। तो यह जो समीकरण है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अर्थात अभिक्रिया के वेग तथा तंत्र के ताप के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो आर्यनियस जो समीकरण से हम कैसे व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखते हैं आर्यनियस समीकरण को k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं आपको, ई माइनस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होती है, ई की पावर k प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ए आता है, ए क्या है, आर्यनियस स्थिरांक है, तो आर्यनियस कारक बोल सकते हैं, एक स्थिरांक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। तो इसे हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब इसके बाद इतना तो हमने मान लिया, इसके बाद इसमें जो ए क्या है स्थिरांक है, और ये क्या है, इसमें सक्रियण ऊर्जा है, जो ये सक्रियण ऊर्जा है, और आर क्या है गैस स्थिरांक है, और टी क्या है तंत्र का केल्विन ताप है। तो इसे हम कैसे लिख, दोनों पक्षों में अगर हम लघु गुणक ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, लॉग ई की पावर के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग ई की पावर ए माइनस ई अपॉन आर टी मिल गया। तो यहाँ पर से अभी लॉग इसे हटाने के लिए हमने क्या कहा था, 2.303 से मल्टीप्लाई किया था, लॉग 10 के हो गया बराबर क्या होगा माइनस ई अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग 10 ए हो गया। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, लॉग 10 के इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर से, माइनस ऑफ ई ए अपॉन अपॉन में क्या रहा, आर टी रहा, अपॉन में 2.303 आर टी रहा, ये यहाँ आ गया। तो और क्या रहा, प्लस लॉग 10 ए रहा है यहाँ पर। तो इससे हमें इस जो समीकरण हमने दो मानी, इससे हमें क्या दिख रहा है, ताप का मान बढ़ाए, ताप का मान जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने पर के का मान अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है।
तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यदि ताप हमारे पास एक T1 ताप है, दूसरा हमारे पास T2 ताप है, दो तापों पर मापित वेग स्थिरांकों का मान K1 और K2 है। तो यहाँ पर से समीकरण जो हमने बनाई थी अभी वाली, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक समीकरण तो हमें ये मिल जाएगी, log 10 K1 T1 T2 और K1 K2 है। तो अगर हाँ, तो यहाँ पर log 10 K1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log 10A मिल गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, log 10 K2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 R T2 मिल गई, प्लस log 10A मिल गया। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमें मिली है, इन्हें हम क्या करते हैं, जब विभाजित करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर से, मिल जाता है log 10 K2 माइनस log 10 K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यहाँ क्या मिल गया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 मिल गया। तो जो K1 और ये फॉर्मूला है, 10 के बेस पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यहाँ क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 मिल गया। तो जो ये दो तापों के मध्य T1 और T2 के मध्य अभिक्रिया है, जो वेग स्थिरांक के मानों की जो माप रहा है, और यहाँ पर ये से क्या निकल, यहाँ से ये भी निकल सकता है, ताप भी निकल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आर्हेनियस समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ऐसे हमने प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट है, बार पेपर में आता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, T बराबर 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन A होता है। अब अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने पर, 99% पूर्ण होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A0 100 हो जाएगा लगभग। तो R यहाँ पर से A कितना हो जाएगा, 100 में से 99 को घटा देंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ से 399 मतलब क्या, 99% पूर्ण होने में टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1 हो जाएगा। तो T99 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन के आ गया, इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर से अब ये किसके लिए आ गया, T99 का आ गया, मतलब कि 99% पूर्ण होने में लगा समय। अब हमने दूसरी चीज़ निकालने को बोल रहा था, वो T90 होने में टाइम लगेगा, जो उससे कैसे निकालेंगे, उसके लिए A0 कितना होगा, A0 का 100 उसके लिए भी, और A कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ से घटा देते हैं तो कितना हो गया, 100 माइनस 90 करके आया ना 10। तो यहाँ से T90 कितना आ गया, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर से T90 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 होगी, 10 था, एक कट गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 इंटू 2.303 अपॉन के। अब ये दो समीकरण मिल गई ए के। तो इससे खुद ही दिख रहा हमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, जो 90% होने में लगा जो समय है, उसका 2 गुना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में।